हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम सेल या कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में है। देखिए, कोशिका क्या है, इसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको। देखिए, कोशिका शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। और इस शब्द का आशय है रिक्त स्थान। ये काइटोस, ग्रीक वर्ड काइटोस, सेल, और उसका अर्थ होता है हॉलो स्पेस या रिक्त स्थान। जिस प्रकार से कोई भी छोटा या बड़ा मकान असंख्य ईंटों व पत्थरों से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है, उसका शरीर भी एक या अनेक सूक्ष्म इकाइयों से निर्मित होता है। और प्रत्येक जीवधारी के शरीर की निर्माण, रचना एवं क्रियात्मक, यानी जो संरचना करने वाली या निर्माण करने वाली रचना एवं क्रियात्मक इकाई को विज्ञान की भाषा में हम कोशिका या सेल के नाम से जानते हैं। और इसे जीवन के निर्माण खंड के रूप में भी जाना जाता है, यानी निर्माणकारी टुकड़े या खंड हैं। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो सजीव शरीर की जननसम चयनात्मक झिल्ली, सजीव शरीर की जननसम चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका की संरचना एवं संगठन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और कोशिका की अगर कुछ विशिष्ट गुणों की अगर बात करें, जो जैविक गुण हैं, जैसे उत्परिवर्तन है, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया है, जैसे इनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। साथ ही इनमें आकारिकीय, भौतिक कार्यकीय एवं जैव रासायनिक एवं आनुवांशिक तथा परिवर्धन जैसे लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी की अगर बात करें तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में बोतल के जो कोरक है कि बारीक परिच्छेद का स्वनिर्मित सूक्ष्म रस्सी से अध्ययन करते हुए की। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1659 में बोतल के जो कोरक होते हैं, उनका जो परिच्छेद होता है, सेक्शन होता है, उसका जो अध्ययन है उसने किसमें किया? स्वनिर्मित सूक्ष्म रस्सी में। और सेल शब्द, जो टर्म सेल है अर्थात कोशिका का प्रथम उपयोग रॉबर्ट हुक द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। अगर और जो कार्य रॉबर्ट हुक ने किया, उस कार्य का वर्णन भी उन्होंने एक अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, किसमें? माइक्रोग्राफिया में भी किया है। जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम, कौन सी जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखने का श्रेय ल्यूवेनहॉक 1674 को जाता है। अगर कोशिकाओं में केंद्र में पाई जाने वाली एक संरचना की बात करें तो उसका नाम है केंद्रक, और उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। नेक्स्ट, सेल सिद्धांत या सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वनस्पति वैज्ञानिक जो सेल थ्योरी का जो सिद्धांत है, उसकी जो आधार जो है वो मैथियस स्लाइडेन, जो जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन 1838 में उन्होंने जो कार्य किया वो पादप उत्तकों पर था। किस पे था?
पादप ऊतकों में अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, किसने, मैथियास स्लाइडेन ने, कि ऊतकों का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। उसके बाद में जंतु वैज्ञानिक, वो भी जर्मन थे, थियोडोर ह्वान 1839 ने विभिन्न जंतु ऊतकों का अध्ययन किया और पाया कि दोनों कोशिकाओं का आंतरिक जो संगठन है, कौन सा, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं का जो आंतरिक संगठन है वो लगभग समानता प्रदर्शित करता है। यानी सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में पादप ऊतकों का अध्ययन करते हुए मैथियास स्लाइडेन ने बताया कि पादप ऊतक किससे मिलकर के बने हुए हैं, कोशिकाओं से। उसके बाद में स्वान जंतु वैज्ञानिक ने जंतु कोशिकाओं या ऊतकों का अध्ययन करते हुए बताया कि दोनों जो कोशिकाएं हैं उनका आंतरिक संगठन है वो लगभग कैसा है, समानता प्रदर्शित करता है। दोनों वैज्ञानिकों ने सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंचकर बताया कि पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं किससे मिलकर के बने हुए हैं, जंतु और पादप हैं जो उनका शरीर, पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं और इसे नाम दिया गया सेल थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया, सामूहिक रूप से दोनों वैज्ञानिकों द्वारा। उसके बाद में रुडोल्फ विर्चोव ने जो सेल थ्योरी था उसको नया रूप दिया। रुडोल्फ विर्चोव 1855 ने इसका नवीन रूप या स्वरूप प्रस्तुत किया और बताया कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण, कौन सी कोशिकाओं का, नवीन कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और यहाँ से बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ये कथन किसका है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है रुडोल्फ विर्चोव। क्या, रुडोल्फ विर्चोव। और कोशिका सिद्धांत के बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है और नया स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है। तो जो कोशिका सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु क्या है, देखिए, सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। यानी सभी जो सजीव हैं, जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। नवीन कोशिकाओं का निर्माण, नवीन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और ये स्टेटमेंट दिया गया किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा। कोशिका सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। डेफिनेशन में आ रहा था कि कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण नियत होते हैं। कोशिका में जीव के जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो नियत होते हैं, क्योंकि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित या निहित रहता है। प्रत्येक कोशिका जीवन के सांतत्य के साथ साथ उसके उद्गम एवं स्वभाव को दर्शाती है। प्रत्येक कोशिका जीवन के सांतत्य के साथ साथ उसके उद्गम और स्वभाव को दर्शाती है। और अगर प्रथम कोशिका की बात करें कि उसका उद्भव सेल थ्योरी में नहीं है वो चीज कि कब हुआ, तो लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व प्रथम कोशिका का उद्भव हुआ। तो ये 5 इसके मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में कोशिका सिद्धांत, किसका, कोशिका सिद्धांत का महत्व है इस प्रकार से जाना जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना एवं रासायनिक संगठन में एक रूपता पाई जाती है। हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में जब पढ़ रहे थे तब भी अपने सामने ये बात आई थी और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने ये बात कही थी कि दोनों प्रकार की कोशिकाओं का जो रासायनिक संगठन है वो लगभग समान है। प्रत्येक जीव के द्वारा, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की संरचना एवं रासायनिक संगठन में एक रूपता पाई जाती है। प्रत्येक जीव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा ही अथवा इनकी अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम होती है। यानी प्रत्येक जीव जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती हैं, कोशिकाओं या इनकी अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम होती है। पहला तो कोशिकाओं की संरचना और रासायनिक संगठन में एक रूपता, दूसरा
जो क्रियाएं की जाती है वो किसके परिणाम है? कोशिकाओं या कोशिकाओं की अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम है। क्योंकि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जन्म लेती हैं, अतः जीवन प्रारंभ होने से आज तक पीढ़ियों की एक अटूट क्रमबद्ध श्रृंखला सेल लीनिएज प्रत्येक सजीव में विद्यमान है। यानी सेल लीनिएज विद्यमान है, जो कि हमने पीछे सांतत्य के बारे में पढ़ा था, तो वहां से भी ये बात समझ में आ रही है। आनुवंशिकता, उद्विकास, रोग एवं मृत्यु जैसी क्रियाओं का आधार भी क्या है? कोशिकाएं ही हैं। यानी आनुवंशिकता है, उद्विकास है, रोग एवं मृत्यु जैसी जो क्रियाएं हैं उनका आधार भी क्या है? कोशिकाएं ही हैं, जो कोशिका सिद्धांत की क्या करती हैं? पुष्टि करती हैं। कोलिकर, किसके अकॉर्डिंग? कोलिकर ने कोशिका सिद्धांत को किससे जोड़ा? भ्रूणिकी से। कोलिकर ने कोशिका सिद्धांत को भ्रूणिकी से या एम्ब्रियोलॉजी से जोड़ करके बताया कि एक जीव की उत्पत्ति हम सामान्यतः जानते हैं कि एक जीव की उत्पत्ति एक सिंगल सेल से प्रारंभ होती है, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु के संलयन, अंडाणु स्पर्म और एग के संलयन से क्या होती है? उत्पत्ति होती है। किसकी? जीव की। जो संरचना बनती है उसके द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, और ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? कोलिकर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका सिद्धांत के अगर अपवाद की बात करें तो बहुत सारी इसके अपवाद हैं जो कोशिका सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस पर लागू नहीं होते हैं। तो हम यहाँ सूक्ष्म जीव जो भी हैं उनके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव अगर देखा जाए तो वास्तव में एक कोशिकीय या सूक्ष्म जीव हैं, जो वास्तव में इनको हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद हैं उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो विषाणु और अनेक बैक्टीरिया, बहुत सारे विषाणु या वायरसेस। तो यहाँ पर पहला है विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, क्योंकि देखिए इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। हम जानते हैं कि वायरस सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आए बिना एक इनेक्टिव रासायनिक संरचना हम कह सकते हैं। इसके विभाजन के लिए दूसरी कोशिका, जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। यानी इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। किनमें? वायरसेज में या विषाणु में इनके विभाजन के लिए क्या आवश्यकता है? जीवित कोशिका की आवश्यकता है। इनमें प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंजाइम, कोशिकीय अवयव आदि या इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इनमें जो श्रम विभाजन पाया जाता है वो यहाँ पर नहीं है। एक कोशिका है, वो ही सभी कार्य कर रही है, इसलिए इनको यहाँ पर एसेलुलर भी कह सकते हैं। केवल एक न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है, यानी केवल एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कोशिका में दोनों न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के जीवाणु हैं, कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, निक्टोथेरस है, बैलेंटिडियम है आदि। और शैवाल की बात करें तो वाउचेरिया है, कवक, राइजोस। और इनको मैंने आपको बता दिया है कि इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा, संपूर्ण प्राणी के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जो संपन्न कार्य होते हैं वो केवल एक कोशिका के द्वारा होते हैं। इसलिए इनको हम एसेलुलर एनिमल कह सकते हैं। तो ये आपके पास इनके अपवाद हैं। थैंक यू।